आज की इस खास ऐतिहासिक पड़ताल में हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जो कड़े नियम मोटे मोटे ग्रंथों में लिखे गए थे, क्या आम लोग सच में उन्हें मानते थे या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही थी? तो चलिए एक इतिहासकार का चश्मा पहनते हैं और एलीट वर्ग के बनाए नियमों और आम जनता की असल जिंदगी के बीच के इस बड़े फर्क को सुलझाते हैं। तो आज के इस सफर का खाका कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम बात करेंगे एलीट टेक्स्ट्स एंड सोशल कंट्रोल की, फिर अनकवरिंग द रियल हिस्ट्री, उसके बाद डिफाइनिंग द एंशिएंट फैमिली, रूल्स ऑफ मैरिज एंड पावर, हाउ कॉमन पीपल रेजिस्टेड, और आखिर में हम देखेंगे द रियलिटी ऑफ सोशल रैंक्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, एलीट टेक्स्ट्स एंड सोशल कंट्रोल। अब देखिए, प्राचीन दुनिया में ना एक बहुत बड़ी भाषा की दीवार थी। संस्कृत एक एकदम विशिष्ट और इलीट भाषा हुआ करती थी। मतलब नियम कानून लिखना हो तो सिर्फ ऊंचे तबके के लोग और पुजारी ही इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर आप उस दौर में सड़क पर निकलें तो आम जनता पाली, प्राकृत या तमिल जैसी अपनी स्थानीय भाषाओं में बात कर रही होती थी। तो अगर हम सिर्फ संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें पूरी तस्वीर कैसे दिखेगी, है ना? समाज पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इस एलीट वर्ग ने एक बड़ी ही चतुर तरकीब निकाली। सबसे पहले सारे कड़े नियम ऐसी भाषा में लिखो जो आम आदमी को समझ ही ना आए, और फिर खेला गया सबसे बड़ा दांव। ये कह दिया गया कि भाई ये सारे नियम तो सीधे देवताओं ने बनाए हैं। अब आप ही बताइए, जब कोई नियम ईश्वरीय बता दिया जाए तो कोई उसका विरोध कैसे करेगा? बस इसी तरीके से उन्होंने लोगों की सामाजिक हैसियत को उनके जन्म के साथ हमेशा के लिए बांध दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनकवरिंग द रियल हिस्ट्री। अब सवाल ये है कि आधुनिक इतिहासकारों ने इस प्राचीन पहेली को आखिर सुलझाया कैसे? ये कहानी शुरू होती है 1919 में। वीएस सुथनकर नाम के एक बहुत ही शानदार इतिहासकार थे। उन्होंने और उनकी टीम ने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन या समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का बीड़ा उठाया। मतलब देश भर से अलग अलग लिपियों वाली पांडुलिपियां जुटाईं और उनकी तुलना की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक काम को पूरा होने में पूरे 47 साल लग गए। और इतने सालों की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ी खोज। उन्हें पता चला कि ये प्राचीन ग्रंथ पूरे भारत में एक जैसे थे ही नहीं, इनमें गजब की क्षेत्रीय विविधताएं थीं। मतलब अलग अलग इलाकों में लोकल लोगों ने इन कहानियों और नियमों को अपने हिसाब से ढाल लिया था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आम लोग बस चुपचाप एलीट नियमों को नहीं मान रहे थे, वो अपने तरीके से उनसे टकरा रहे थे। चलिए तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, डिफाइनिंग द एंशिएंट फैमिली। इस पूरे विरोध को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उस वक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जाता था। प्राचीन नियम पुस्तकों ने पारिवारिक पहचान को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला कुल, यानी आपका अपना घर और परिवार। दूसरा जाति, जो आपके रिश्तेदारों का एक बड़ा नेटवर्क था। और तीसरा वंश, जो आपकी कई पीढ़ियों से चली आ रही गहरी वंशावली को दर्शाता था। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, रूल्स ऑफ मैरिज एंड पावर। अब देखते हैं कि परिवार के इन हिस्सों को एलीट्स ने कैसे कंट्रोल किया। मनुस्मृति जैसी किताबों ने पितृवंश यानी पैट्रिलिनी का एक बहुत ही सख्त सिस्टम थोपा। आसान भाषा में कहें तो सत्ता, जमीन और परिवार का नाम सब कुछ सिर्फ पिता से बेटे को ही मिलेगा। इस पूरे सिस्टम में महिलाओं के पास घर के संसाधनों पर सच कहूं तो कोई अधिकार ही नहीं छोड़ा गया था। बात सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं थी। एलीट्स ने शादियों के लिए भी एकदम स्पष्ट नियम बना दिए। पहला नियम, शादी होते ही लड़की को अपने पिता का नाम यानी गोत्र पूरी तरह से छोड़ना होगा। दूसरा, उसे हर हाल में अपने पति का गोत्र अपनाना होगा। और तीसरा बड़ा नियम ये था कि शादी कभी भी एक ही पारिवारिक समूह या समान गोत्र के अंदर नहीं हो सकती। अब ये तो हो गई एलीट नियम पुस्तिका की बातें, लेकिन इतिहास की गहराई में जाने पर हमारे दिमाग में ये सवाल आना तो बनता है ना कि क्या आम जनता सच में इन कड़े नियमों को मान रही थी? क्या जमीनी हकीकत भी यही थी? यहीं से एंट्री होती है हमारे 5वें पॉइंट की, हाउ कॉमन पीपल रेजिस्टेड। जब हम संस्कृत ग्रंथों से बाहर निकलकर देखते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। मध्य भारत के शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य के शिलालेख देखिए। एलीट कानून कहता था कि शादी के बाद पिता का नाम मिटा दो, लेकिन असलियत में सातवाहन रानियों ने इन नियमों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया।
गौतमी और वशिष्ठी जैसी रानियों ने शादी के बाद भी जीवन भर बड़े गर्व से अपने पिता का गोत्र अपने नाम के साथ लगाए रखा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बताऊं, सिर्फ रानियों ने ही नहीं बल्कि खुद बड़े बड़े राजाओं ने इस पुरुष प्रधान वंशावली के नियमों को इग्नोर कर दिया। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जैसे ताकतवर राजाओं को ही देख लीजिए, इन्होंने सचमुच खुद को अपनी माँ के नाम से पुकारा, गौतमी का पुत्र। मतलब उन्होंने उन सख्त नियमों को अपनी जमीनी सच्चाई के हिसाब से पूरी तरह बदल डाला था। अब आते हैं हमारी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर, द रियलिटी ऑफ सोशल रैंक्स। तो अगर शादी के नियम नजरअंदाज हो रहे थे, तो उन सख्त सामाजिक दर्जों या वर्ण व्यवस्था के नियमों का क्या? एलीट ग्रंथों ने समाज को 4 सख्त खानों में बांट रखा था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो नियम बनाते थे, फिर क्षत्रिय, जो योद्धा और राजा थे, उसके बाद वैश्य, जो व्यापार और खेती करते थे, और सबसे नीचे शूद्र, जिनका काम ऊपर की तीनों वर्गों की सेवा करना तय किया गया था। सब कुछ व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होता था। इन संस्कृत नियम पुस्तकों का सबसे बड़ा और परम कानून ये था कि राजा की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ वही बैठेगा जिसका जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ हो, और किसी भी वर्ण को ये अधिकार नहीं था। लेकिन जरा ऐतिहासिक सबूतों की तरफ तो देखिए। प्राचीन भारत के लगभग किसी भी बड़े और मशहूर साम्राज्य पर क्षत्रियों का राज था ही नहीं। पूरे भारत को जोड़ने वाले मौर्य साम्राज्य का सामाजिक उद्गम बहुत निचले स्तर का माना जाता है। उनके बाद राज करने वाले शुंग और कण्व, वो तो असल में ब्राह्मण थे, और गुप्त साम्राज्य, जिसे इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो शायद वैश्य यानी व्यापारी वर्ग से थे। तो साफ है ना, राज करने के लिए जन्म के नियमों से ज्यादा आपकी राजनीतिक ताकत मायने रखती थी। राजाओं के अलावा नियम पुस्तकों ने विदेशियों के लिए भी एक अलग ही कैटेगरी बना रखी थी। उन्हें म्लेच्छ कहकर पुकारा जाता था। ग्रंथों के हिसाब से ये बाहरी लोग असभ्य थे, और इसलिए इन्हें एलीट संस्कृति और उस ईश्वरीय संस्कृत भाषा से बिल्कुल बाहर रखा जाना था। लेकिन एक बार फिर वास्तविकता इस एलीट भ्रम को एकदम तोड़ देती है। मध्य एशिया से आए एक विदेशी शासक थे, राजा रुद्रदामन। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी एलीट संस्कृत भाषा पर ऐसी गजब की महारत हासिल की कि भारत का सबसे पहला शुद्ध संस्कृत का सार्वजनिक शिलालेख उन्होंने ही लिखवाया। क्या ये इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि जिसके पास सत्ता होती है वो किसी भी प्राचीन सामाजिक ढांचे को पलट सकता है? तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? यही कि इतिहास सिर्फ वो सख्त नियम नहीं है जो कुछ एलीट्स ने बंद कमरों में बैठकर लिख दिए। इतिहास तो उन आम लोगों के संघर्ष, परिस्थितियों के हिसाब से उनके ढलने और कई बार उन नियमों को पूरी तरह से दोबारा लिखने की एक बेहद शानदार कहानी है। इसलिए एक इतिहासकार की तरह हमें हमेशा अपने स्रोतों पर सवाल उठाना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक बड़े ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। जरा सोचिएगा, अगर प्राचीन दुनिया की सबसे मशहूर नियम किताबें उस वक्त की असल सच्चाई नहीं बताती थी, तो आज हमारे आसपास ऐसे कौन से लिखे हुए नियम हैं जो शायद हमारे अपने समाज की असली कहानी को छिपा रहे हैं? है ना ये सोचने वाली बात।